So in last class we have completed the different climatic zones and vegetations. मैंने आपको पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ पे 11 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स बताए थे, 12 ही बताए थे, एक वो डेजर्ट वाला बताया था रीजन। तो इनका क्लाइमेट बता दिया मैंने, इनके यहाँ का वेजिटेशन बता दिया। आपको पूरे अर्थ पे डेसिडुअस मिल रहे हैं, कोनिफेरस मिल रहे हैं, एवरग्रीन मिल रहे हैं, फिर डेसिडुअस में वेट डेसिडुअस है और ड्राई डेसिडुअस है, फिर कहीं कहीं विंटर डेसिडुअस है। ठीक है, जहां पौधे पत्ते नहीं गिरा रहे वो कैसे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर आपने जीरोफाइट्स देखे, क्लाइंबर्स देखे, ठीक है, या एपिफाइट जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारे पौधों के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा जाना। ठीक, ये सब आपको पता चल गया है। इस सब के बाद अब हमें स्टार्ट करना है ओशन। अच्छा, ओशन स्टार्ट करने से पहले हमारे दो टॉपिक और बचे हुए हैं। एक है अरोरा। एक्चुअली ये अरोरा जो है ये बेसिक टॉपिक है फ्रॉम उससे एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी जब आप पढ़ रहे थे, खगोल मतलब कब हमारा ब्रह्मांड बना, सन बना, ये सब बना, तो वहां बहुत सारी घटनाएं या फिनोमिनाज भी हो रहे थे। उसी में से एक फिनोमिना है अरोरा। ठीक है, अरोरा बेसिकली है क्या, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, और पृथ्वी के अर्थ के चारों तरफ आपको मैंने अलग अलग लेयर्स बताई थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सब बताया था। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पे आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जहां पे चार्ज पार्टिकल हो या आयंस हो। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे आयंस है यानी चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल के साथ अब अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्लियर, अर्थ के पास क्या है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्लियर, अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात भी आपको समझ। वही दूसरी तरफ क्या है, सन। सन के पास भी चार्ज पार्टिकल्स है, आपको याद है, सन के पास भी अपने चार्ज पार्टिकल्स थे, जिनमें क्या है, चार्ज है, प्लस और माइनस का चार्ज होगा। जब ये चार्ज पार्टिकल्स आते हैं कहां पर, अर्थ के पास। जब ये चार्ज पार्टिकल कहां से आते हैं, अर्थ के पास आते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुसते हैं। ठीक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जहां पे इनको ये गैप दिख रहा होगा वहां पे घुसेंगे, और घुसने के बाद क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स प्लस सन के चार्ज पार्टिकल जब आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तब इनमें एक प्रकाश यानी एक लाइट उत्पन्न होती है। देयर इज फिनोमिना ऑफ लाइट प्रोडक्शन। लाइट प्रोडक्शन जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, अरोरा बोलते हैं। ठीक है, क्या, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ प्लस चार्ज पार्टिकल ऑफ सन, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे कॉज अ फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। एक लाइट प्रोड्यूस करने का फिनोमिना प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज अरोरा। अब है क्या, इसको दो, ये पोल्स के पास होता है पहला फिनोमिना। तो पहली बात तो ये कहां होता है, पोल्स के पास होगा। पोल्स के पास होता है, इसको दो जगह दे सका जा सकता है, दो जगह से इसको आप दे सकते हो। एक जो बोरियल रीजन मैंने आपको बताया था रशिया के पास, बोरियल रीजन के पास रशिया में देखा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है अरोरा बोरियलिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में इसको क्या बोलेंगे, अरोरा बोरियलिस, बिकॉज इट कैन बी सीन फ्रॉम बोरियल रीजन ऑफ रशिया। दूसरा, जैसे ही आप सदर्न पार्ट पे आए, दूसरी जगह भी हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये ऑस्ट्रेलिया से देखा जाता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देखा जा रहा है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, बोरियल रीजन से देख रहे हैं रशिया के तो अरोरा बोरियलिस। है क्या, पृथ्वी का आयनोस्फीयर, मैग्नेटिक फील्ड प्लस सूर्य सन के चार्ज पार्टिकल, ये जब सब आपस में मिलते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस की इन्होंने, इन्होंने लाइट प्रोड्यूस की, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अरोरा। यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या, नोट कर लो।
एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड भी मैंने शायद आपको नहीं बताया है। इन्हीं को हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। होता क्या था, तो आपने लैटिट्यूड्स आपको पता है अलग अलग आपके अर्थ पे क्या है, डिफरेंट लैटिट्यूड्स है। ये लो प्रेशर रीजन है इक्वेटर के पास, और ये कैसा रीजन है, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। पोल्स के पास भी कैसा है, हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर में विंड्स होंगे, नहीं होंगे। हाई प्रेशर जहां पे होता है वहां पे हवाएं बहुत कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर भी मोस्टली कम होता है हाई प्रेशर में, ठीक है। जब हाई प्रेशर में हवाएं नहीं है तो क्या यहाँ पे नाव चल पाएगी, भाई बिना हवा के नाव का चलना संभव नहीं। आज की डेट में तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं तो मोटर वोटर वाले आ गए, बट जो पहले नाव चलती थी वो चलेंगी क्या, जो हवा से चलती थी वो तो चलेंगी नहीं। तो जब ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स क्या हुए, हॉर्स लैटिट्यूड के पास आए। अब होता था जब ट्रेडर्स अपने साथ सामान के साथ साथ उनकी गाड़ियों में, शिप्स में घोड़े भी होते थे। क्या होते थे, घोड़े। तो जब वो यहां से गुजर रहे थे, हवाएं चल नहीं रही, तो अब क्या होगी, शिप को हल्की करनी पड़ेगी। हवाएं हैं भी तो बहुत हल्की हैं, तो शिप को हल्की करनी पड़ेगी। तो क्या करते थे, घोड़ों को निकालकर पानी में फेंक देते थे। घोड़ों को निकालकर पानी में फेंक दिया, चले गए भाई किसी तरीके से। पीछे से दूसरी फिश आई, शिप आई, उनको क्या मिला, घोड़े तैर रहे थे यहाँ पे। इसी तरीके से इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड। बेसिकली ये हाई प्रेशर रीजन्स होते हैं। क्लियर, तो हॉर्स लैटिट्यूड समझ आ गए, और कुछ सही नहीं। डन। नाउ आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है ओशियन। ओशियन या महासागरों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसका क्या पढ़ना है, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये क्या बने हैं और किसके बने, कैसे बने और किसके बने, इनकी हम बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर, इनकी संरचना हुई है लेकिन कैसे दिख रहे हैं, उनकी भी तो बात करनी है। देन इसके बाद यहां पे हमें बात करनी है रिसोर्सेस की बात करूंगा मैं। रिसोर्सेस के बाद अब हमारे ओशियंस में ढेर सारी मूवमेंट भी होती है, बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट है। पानी चलता है ना, पानी चल रहा है, MOR, ये सब आपने पढ़ा होगा, याद है। तो क्या है, तो ये क्या हमको पढ़ना है, कॉज ऑफ मूवमेंट्स भी पढ़ने। कॉज ऑफ मूवमेंट्स में हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई डेंसिटी पे भी बहुत चीजें, कोई चीज ज्यादा भारी है, कोई चीज कम भारी है, तो कौन ज्यादा तेज चल सकती है, कम भारी वाली तेज हवा में ज्यादा चलेगी। तो वैसे यहां पानी का भी वजन कम हल्का भारी होता है, तो उसकी डेंसिटी पे भी, उसके मूवमेंट पे फर्क पड़ता है। क्लियर। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में आप पढ़ोगे, वेव्स पढ़ते हो, करंट्स पढ़ते हो, टाइड्स पढ़ते हो। क्लियर। देन थंडर या हेलस्टॉर्म, सॉरी थर्मोहेलाइन, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस। और क्या पढ़ते हो आप यहाँ पे, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस। क्लियर। इतनी चीजें आपको पढ़नी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है, इसको नोट करना है, कर सकते हैं। उनको क्या, कंपोजिशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिसोर्सेस पढ़ने हैं, कॉज ऑफ मूवमेंट, किसके किसके कारण ओशियन में मूवमेंट होती है, और मूवमेंट कितने प्रकार की होती है। तो उस मूवमेंट के प्रकार में है वेव है, टाइड है, करंट है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस है। क्लियर। तो पहली हेडिंग डालोगे कंपोजिशन।
कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में देखो कौन कौन से मिनरल्स हमको मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 77% है यहां पर, ठीक है। देन मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके बाद है और मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के बाद कैल्शियम सल्फेट भी है। ये इंप्योरिटीज आपने पढ़ी होंगी वाटर में, याद है केमिस्ट्री में, क्लोराइड्स एंड इंप्योरिटीज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। जब पानी पढ़ोगे तो पानी, कैल्शियम में मैंने चैप्टर पढ़ा, सॉरी केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ाया पानी, वहां पे मैंने इंप्योरिटीज ऑफ वाटर बताई थी, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्लियर। देन पोटेशियम सल्फेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट, एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सारे मिनरल्स हमको ओशियन में मिलते हैं। मिनरल्स फाउंड इन ओशियन आर कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर। यहां तक कोई समस्या है? ये आप कर लोगे। देन नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ ओशियंस हो गया है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर विद मी। यह है आपकी बेसलाइन। ऐसे लिख लेते हैं, चलो। ये क्या है आपकी बेसलाइन, और बेसलाइन से यहां तक क्या भरा होगा? पानी। सपोज हाँ, ये पानी ऊपर नीचे भी हो सकता है बिकॉज इट इज अ शोर लाइन, यानी तट रेखा है ये आपकी। ये क्या है आपकी? दिस इज शोर लाइन यानी तट रेखा। ये बिना किसी टाइड के, विदाउट एनी हाई टाइड एंड लो टाइड। अगर हाई टाइड आएगा तो पानी बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है, और लो टाइड होगा तो पानी नीचे भी जा सकता है। तो ये क्या है? नॉर्मल शोर लाइन है। दिस इज नॉर्मल शोर लाइन। यहां तक क्लियर? नॉर्मल शोर लाइन। इसके बाद ये आपकी बेसलाइन से 12 किलोमीटर तक, अप टू 12 किलोमीटर। दिस इज योर टेरिटोरियल सी। ये क्या है आपका? टेरिटोरियल सी है। टेरिटोरियल सी में उतने ही लॉज लगते हैं, उतने ही कानून लागू होते हैं जितने की आपके जमीन पर लागू होते हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर तक का वो क्षेत्र है, वहां पे उतने ही कानून लगेंगे जितने आपके लैंड पे लगते हैं। कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबका सब रेगुलेट कौन करेगा? हमारी अथॉरिटीज इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करेंगी। वी हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर टेरिटोरियल सी। 12 किलोमीटर तक हमें पूरा का पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, 12 किलोमीटर के बाद अगले 12 किलोमीटर यानी 12 से 24,
यानी नेक्स्ट 12 किलोमीटर अप टू 24 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक तो वैसे तो 12 ही है, लेकिन टोटल यहां पे क्या है 24 किलोमीटर तक। अगले 12 किलोमीटर तक जो जोन होता है वो होता है कॉन्टिगुअस जोन। ये क्या है कॉन्टिगुअस जोन है। यहां पे हमें कुछ राइट्स होते हैं और कुछ राइट्स नहीं होते। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। देन अब देखो यहां से लेके ये बेस लाइन के बाद टेरिटोरियल सी के बाद अगले 200 सॉरी यहां पे जो हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं किलोमीटर्स में नहीं है, ये नॉटिकल माइल्स में। क्लियर, नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर। याद रखिएगा, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं, ये बात याद रहेगी। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, 12 से 24 तक कॉन्टिगुअस जोन, और यहां ये टेरिटोरियल सी जहां से हमारा खत्म हो रहा है वहां से 200 नॉटिकल माइल तक ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर, अप टू 200 किलोमीटर्स फ्रॉम 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम टेरिटोरियल सी लाइन। क्लियर, फिर इसके बाद ये जो आपका रीजन ये है हाई सीज। ठीक है, हाई सीज रीजन है, और ये वाला है डीप सी बेड। ये क्या है डीप सी बेड, बीट नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट क्या आपका, ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। दिस इज योर, भाई ये लैंड पार्ट है, पानी के अंदर भी तो लैंड है कि नहीं है। दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये बात क्लियर है। ठीक है, ये फिगर आप बना लीजिए। अच्छा ये भी याद रखो, जैसे ये जो 12 किलोमीटर तक है ये आपका नेशनल, इसके ऊपर हवा वाला जो रीजन है ये आपका नेशनल एयर स्पेस है। नेशनल एयर स्पेस, एयर स्पेस जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना जहाज उड़ाओ कुछ भी उड़ाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और कोई अगर इसके अंदर आता है तो आप बिना किसी से पूछे उड़ा दो। ये हमारी अथॉरिटी, यहाँ पे हमारे पूरे राइट्स हैं जितने की लैंड पे राइट्स होते हैं। भाई मान लो कोई प्लेन यहां से गुजर रहा है, उसके पास परमिशन नहीं है, आप उसको उड़ा दो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर तक हमारा नेशनल एयर स्पेस होता है। फिर 12 से लेके आगे तक ये क्या है इंटरनेशनल एयर स्पेस। ठीक है, सॉरी यहां तक होगा पूरा। क्लियर, आगे वाला क्या है इंटरनेशनल एयर स्पेस। बाकी जितना भी पड़ता है वो सभी कुछ क्या है इंटरनेशनल एयर स्पेस है। ये बात याद रहेगी, फिगर बना लो। है 12 किलोमीटर ये है, ये वाला बस, सॉरी यही है ना। ठीक है, दिस इज अवर नेशनल एयर स्पेस। ये नेशनल एयर स्पेस है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल एयर स्पेस। ये बात क्लियर। ठीक है, अब आप ये फिगर बना सकते हैं आराम से। तो भैया शोर लाइन, सबसे पहले क्या आपकी हेडिंग आप लिखोगे शोर लाइन। शोर लाइन वो पॉइंट है जहां तक पानी पहुंचता है। द लाइन वेयर वाटर रीचेस, जहां तक पानी पहुंचता है वो क्या है शोर लाइन है। क्लियर, द लाइन वेयर वाटर रीचेस इज शोर लाइन। देन इसके बाद बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या है, द लाइन कनेक्टिंग टू द सरफेस ऑफ द लैंड। क्लियर, जैसे सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, तो सरफेस से सरफेस को जोड़ा जा रहा है। क्लियर, दिस इज बेस लाइन। भाई सर ये अंदर नहीं गए हमने क्या किया सीधी लाइन खींची है। दिस इज बेस लाइन। वो ऐसे लग रही है, ऐसे है ये, ठीक है।
बेस लाइन, द लाइन कनेक्टिंग द सर्फेसेस ऑफ लैंड, ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, सरफेस ऑफ द लैंड कनेक्ट करती है, द लाइन कनेक्टिंग द सरफेस ऑफ लैंड। अब देखो, अब यहां से निकला तो यहां पे ऐसे गया तो यहां पानी तो भर सकता है, नो वाटर इनसाइड द बेस लाइन इज इनर वाटर, जो पानी इसके अंदर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इनर वाटर। द वाटर इनसाइड द बेस लाइन इज इनर वाटर, ठीक है। और इस इनर वाटर के लिए भी लॉज वही हैं जो हमारे लैंड के लिए है, क्लियर। हियर द लॉज ऑफ द लैंड आर अप्लाइड फॉर द बेस लाइन वाटर, क्लियर। नेक्स्ट ठीक क्या था, अब हम आए बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है हमारा, टेरिटोरियल सी है। टेरिटोरियल सी में हमको उतने ही राइट्स होते हैं जितने कि हमें हमारी लैंड पर होते हैं। मतलब आप यहां फिशिंग करो, माइनिंग करो, मारो पीटो, कुछ भी करो, कोई आपसे कुछ भी कहने नहीं आएगा। यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर टेरिटोरियल सी, ये बात ठीक है। और 12 नॉटिकल माइल तक जो हवा है, जो एयर है, वो आपका क्या है, नेशनल एयर स्पेस है। यहां पे भी आपको उतने ही राइट्स होते हैं जितने कि आपको लैंड पे हैं। कोई अगर बिना अथॉरिटी के यहां घुसे उड़ा दो, कोई बिना पूछे आने घुसला उड़ा दो, ठीक है। तो नेशनल एयर स्पेस भी आपका वैसे ही भाग है जैसे आपकी लैंड है, ये बात क्लियर। नेशनल एयर स्पेस इज द एरिया वेयर द कंट्री हैव ऑल द अथॉरिटीज। नेशनल एयर स्पेस इज द स्पेस वेयर द कंट्री हैज कंप्लीट अथॉरिटी, where the laws of the land are equally implemented, जहां पे क्या होंगे, जो आपके जमीन पे लगने वाले कानून थे वही कानून आपके एयर स्पेस पे भी लागू हो सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेरिटोरियल सी के बाद अनदर 12 किलोमीटर, दैट इज नोन एज कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन में एक कंट्री को कुछ अधिकार होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। हियर कंट्री हैव लिमिटेड अथॉरिटीज, यहां पे जो उसकी सीमा है वो क्या कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई है। एक सीमा से ज्यादा वो यहां पे काम नहीं ले सकता है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसके बाद हमारी कंट्री को कोई एयर स्पेस अथॉरिटी नहीं होती है। देयर इज नो नेशनल एयर स्पेस अथॉरिटी बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जितनी भी एयर स्पेस है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, उस पर एक कंट्री का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, क्लियर। फिर इसके बाद बेस लाइन से, सॉरी, ये जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इट स्टार्ट फ्रॉम बेस लाइन, क्लियर। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमको क्या मिलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वेयर अ कंट्री कैन डन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें क्या कर सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी आर्थिक गतिविधियां वो सब करेगी। पानी पे जितने अधिकार है भाई, मिनरल चाहिए हमको, नेचुरल गैस चाहिए, या लैंड है, तो जितने भी राइट्स हैं फॉर वाटर एंड लैंड आर कवर्ड अंडर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां तक कोई समस्या है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है, अब जैसे आपका घर है, घर के बाहर फुटपाथ मिलता है, तो वो फुटपाथ भी किसका है, हमारा है, ठीक है। अब वहां कोई रहना चाहे कोई रह सकता है, लेकिन कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है। तो ऐसे ही भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर क्या है, अगर कोई निकल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यार जा रहे हो जाने दो, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कोई क्या हम यहीं रहेंगे तो फिर हमें दिक्कत है, भाई हमारा घर का दरवाजा देख लोगे तो हम क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं जाओगे। प्लस कोई फ्रेंडली कंट्री है तो हम उनको तो परमिशन देंगे, और कोई दुश्मन कंट्री है उसको अगर वो क्या कि हम अपने इक्विपमेंट्स के साथ जाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ, अगर हम अपना राफेल लेके जाएंगे, उनके पास ही अपना राफेल है, वो कहना अपना राफेल लेके जाएंगे इंडिया इस जगह से, तो हम जाने नहीं देंगे, ये मेरी मर्जी है। क्यों भैया, हो सकता तुम जाने के बहाने से, हाँ ये बात समझ रहे हो। तो नो एडवर्स कंट्रीज आर अलाउड टू पास विद देयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। फ्रेंडली कंट्रीज जाती हैं वो भी परमिशन के साथ जाएंगी, जिनको परमिशन होगा वही यहां से गुजर सकते हैं, क्लियर, ये बात समझ में आ गई है।
ठीक है, और इसमें लॉज ऑफ द लैंड कैन नॉट बी अप्लाइड, लेकिन इसमें वो कानून नहीं लगते जो आपको यहां मिल रहे थे। ये बात समझ में आया? यहां पे बहुत ज्यादा कानून है, यहां पे लिमिटेड ही कानून है। क्लियर? देन हाई सीज, हाई सीज जहां से शुरू होता है वहीं से शुरू होता है इंटरनेशनल वाटर, वाटर हाई सीज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वाटर, हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर। अब यहां पर कोई कंट्री भी कोई भी गतिविधि नहीं कर सकती है, हम भी नहीं करेंगे और कोई और कंट्री भी नहीं कर सकती है। नो कंट्री हैज नो राइट, किसी भी देश के पास किसी भी प्रकार का अधिकार इस क्षेत्र में नहीं होता। ये जो हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर है, यहां पे किसी भी कंट्री को कोई भी राइट नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया? अगर किसी को करना भी है तो क्या होगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेंगे और आईएसए इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ सीबेड है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है, वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ठीक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की स्थापना कराई है यूएन ने, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, उसी के अंदर ये अथॉरिटी बनाई गई है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। यही इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी अगर किसी को परमिशन देगी तब तो वो यहां काम कर सकता है, अन्यथा किसी को कोई भी यहां पे राइट काम करने का नहीं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई कंट्री कह रही है क्या, यहां तक तो ठीक है हमारा रीजन, इसके बाद चाहिए इकोनॉमिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। भाई उसको तो यहां तक के अधिकार है, इसके बाद का अधिकार तो है नहीं उसको, या ये सॉरी एक्सक्लूसिव 200 नॉटिकल माइल्स तक है। कभी कभी कोई कंट्री अगर प्रूव कर दे कि आगे का एरिया भी जो है जियोलॉजिकली हमारा ही है, कि पहले हमारी कंट्री से कभी वो जुड़ा हुआ था लेकिन एक दिन टूट के वो अलग हो गया, अगर वो जियोलॉजिकली वो कंट्री प्रूव कर दे कि ये एरिया हमारा है, तो उस कंट्री को 150 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, परमिशन दी जा सकती है एज इकोनॉमिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और जहां पर वो अपने माइनिंग और ये सारे काम कर सकते हैं। क्लियर? इफ अ कंट्री टेक्निकली प्रूव्स दैट द पार्ट इज जियोलॉजिकली इट्स पार्ट, then it may get the additional 150 nautical miles as economic continental shelf. Clear? ये क्या है? बेसिकली जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, ठीक है ना, इसी का एक्सटेंशन है, आगे 150 नॉटिकल माइल तक आप काम और कर सकते हैं। ये बात समझ में? किसका? हाँ हाँ, ज्यादा उनका पॉइंट बढ़ो, उससे ज्यादा नहीं, 150 नॉटिकल माइल्स तक ही है, इतना ही देंगे। हाँ इतना ही दे सकते हैं। 150 नॉटिकल माइल्स बहुत हो गया भाई। 270 हाँ 270 किलोमीटर कितना होता है, मजाक थोड़ी ना 270 किलोमीटर। हो गया। और इसके लिए जो आगे के वन इकोनॉमिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली बात कर रहे हैं, और इसके लिए परमिशन देता है UNCLCS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इससे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई कहे आईएसए से मैं परमिशन लेके आया हूं, मैं यहां काम करूंगा, तो कहे मारा थप्पड़ भी निकलो यहां से, कोई आईएसए से भी परमिशन लेके यहां पे काम नहीं कर सकता। यहां पे काम करने के लिए परमिशन किससे चाहिए? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर? डन। अब क्या है, ये आजकल हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई, जितना ज्यादा एरिया मिलेगा आपको उतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज तो मिलेंगे, प्राकृतिक संसाधन, जैसे आपको नेचुरल गैस मिलती है, कच्चे तेल क्रूड ऑयल्स मिलते हैं, इसलिए आजकल ये कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आए दिन कंट्रीज क्लेम करती हैं। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई?
ठीक है। और इसके बाद हमें एक चीज और पढ़नी है, नेशनल एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये हो गया हमारा पूरा। कुछ बचा है इसमें? भैया इसमें आईएसए वाला रीजन कौन सा है, इसमें हम आईएसए पर भी चले। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये ओशियन वाला, ये हाई सीज वाला। हाई सीज पानी वाला रीजन है, कॉन्टिनेंटल पार्ट इसमें। इसके बाद नेशनल एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। नेशनल एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। पहले तो क्या कि हमारी जो एयर अथॉरिटी वो कहां तक थी, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही हमारे पास अपना एयर स्पेस होता है। लेकिन अब क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कुछ कंट्रीज बहुत पावरफुल थी, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा भैया कि इस 12 नॉटिकल माइल के आगे भी क्या है, हमें कुछ परमिशन चाहिए, ये हमारे देश के हित के लिए, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए बोलकर वो अपने आगे के एयर स्पेस को एक्सटेंड करवा सकती है। हाँ ठीक है। इट वॉज डन बाई फर्स्ट टाइम यूएसए। कराता कौन है? इट इज डन बाई यूएन। कराएगा तो यूएन, लेकिन पहली